Everyone, today I'll discuss about a new concept of friction. So, the concept about pulling and pushing of the object. So, my topic is pulling is easier than pushing of the object. So, how it is possible? So, you can see here, first one case about pulling. So, case of pulling, this one. So, see here, one object placed over here. एक ऑब्जेक्ट है जो इस सरफेस पे रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। तो यदि तुम इसको पुल करना चाहो, इसको खींचना चाहो, तो खींचने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? थ्रेड लगाएंगे या तो रस्सी लगाएंगे, कुछ भी लगा कर इसको खींचेंगे। तो कुछ इस तरीके से, मान लो इसको हम कुछ इस तरीके से खींच रहे हैं, तो खींचेंगे तो कुछ इस तरीके से ही ऊपर की तरफ खींचना पड़ेगा, ऐसे खींचना पड़ेगा, तभी ये नीचे की तरफ जाएगा, इधर डिस्प्लेस होगा। तो कुछ इस तरीके से खींच रहे हैं, तो इस पर फोर्स एफ लग रहा है, यहाँ पे एफ फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो परपेंडिकुलर, हम जानते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ये होता है। तो ये हमारा क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन। और इसके जस्ट नीचे डाउन साइड में वो हमारा क्या लगता है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका यदि मास m है तो यहाँ पे mg लिख सकते हैं हम लोग। यदि सपोज करो कि इस ऑब्जेक्ट का मास m है तो हम लोग लिख सकते हैं वेट इज इक्वल्स टू mg, दिस वन। अब यहाँ पे कंडीशन समझो कि ये फोर्स जो है वो कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में तो है ही नहीं, ये ना ही नॉर्थ साइड है ना ही ईस्ट साइड है। तो ऐसे कंडीशन में हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता है? कंपोनेंट लेना होता है। तो वो कंपोनेंट कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि देखो ये सरफेस है तो इस सरफेस के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस होगा हमारा। तो एक फर्स्ट कंपोनेंट इधर बनेगा, एंड सेकेंड वन कंपोनेंट जो इसका बनेगा वो इधर बनेगा, इस साइड इसी पे बन जाएगा, इसी लाइन में, तो इधर बनेगा। तो यहाँ पे एंगल हमारा क्या हो जाएगा? दिस वन एंगल विल बी थीटा, सपोज कि थीटा एंगल मान लो बना रहा है। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल के लिए हो जाएगा एफ कॉस थीटा। ये सब जानते हो आप कंपोनेंट निकालने के लिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, एंड दिस वन विल बी एफ साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो हम लोग कंपोनेंट यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। और यदि इसको हम खींचेंगे तो 100% यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन इसके अपोजिट में सरफेस में लगेगा। तो दिस वन इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यदि फोर्स इधर लग रहा है, इसके अपोजिट में क्या लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। चलो ये डायग्राम मेरा कंप्लीट हो गया। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ से हमको ये डायग्राम पूरा समझ में आ गया। अब डायग्राम को यदि आप समझ चुके हो तो अब आपको इक्वेशन लिखना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो हम लोग देखते हैं इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कंडीशन डालेंगे। यहाँ पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है ना, एफ। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एफ फोर्स इज एक्टिंग, एफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑन द ऑब्जेक्ट फॉर पुलिंग ना, फॉर पुल, फॉर पुल। देन क्या होगा? देखो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे दो कंसेप्ट पहले से पता है हम लोग, अप इज इक्वल्स टू डाउन एंड दूसरा लेफ्ट इज इक्वल्स टू राइट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अप इज इक्वल्स टू डाउन देखते हैं। तो अप इज इक्वल्स टू यदि डाउन तुम देखो तो अप इज इक्वल्स टू डाउन में क्या तुमको मिलने वाला है? इधर नॉर्मल है, देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, ये भी फोर्स है, और ये एफ साइन थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब ये पूरा दोनों क्या होने वाला है? ऊपर की तरफ ऐड हो जाएगा, और नीचे क्या है? एम सी। मतलब यहाँ पे यदि लिखूँ अप इज इक्वल्स टू डाउन, ये चीज़, तो अप में हमारा क्या आ जाएगा? एन प्लस, मतलब नॉर्मल रिएक्शन प्लस एफ साइन थीटा, बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। सो दोनों ऐड हो जाएगा इतना, इज इक्वल्स टू डाउन में क्या है? एम जी। तो यहाँ लिख देंगे एम जी। ठीक है, अब हमको यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर लेना है। तो नॉर्मल रिएक्शन यदि यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो हमारा क्या आएगा? एम जी तो राइट साइड में पहले से ही है, इसको उस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा? माइनस, ए प्लस में तो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एफ साइन थीटा, दिस वन। तो ये हमको नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से मिला। अब क्या करते हैं हम लोग? फ्रिक्शन देखते हैं कि कितना है। फ्रिक्शन ही तो सारा चीज़ बताएगा कि हमको पुश करना ईजी होगा कि पुल करना ईजी होगा। तो हमको फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन ही दोनों केस में फाइंड करना है। तो हमको अब लेफ्ट इजिकल टू राइट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका हमारे पास पता है। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, यू नो ऑलरेडी। सो वी कैन राइट हियर काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू के एन। ये फार्मूला हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू के एन। म्यू के क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन,
और ये n क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, जो यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग। अब क्या करो, उस नॉर्मल रिएक्शन को यहाँ पे पुट कर दो, हो गया तुम्हारा रिजल्ट। तो यहाँ पे हमारा एफ के इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, म्यू के, और n की जगह हो जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा, दिस वन, ठीक है। तो यहाँ से हमको एफ के मिल गया, फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन मिल चुका है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। मतलब ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन मिला वो किसके लिए मिला आपको, पुल करने के केस में। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से खींच रहे हैं तो वैसे केस में हमको काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे मिला, जिसका इक्वेशन मतलब जो ये वैल्यू मिला, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग पुश करने के केस में निकाल लेते हैं। पुश करने के केस में निकाल लेंगे, दोनों को कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने से पता चल जाएगा कि किसमें हमको ज़्यादा लग रहा है और किसमें कम लग रहा है, ठीक है। तो दूसरा केसेस, हम यहाँ पे दूसरा केस जो लेंगे, केस ऑफ पुशिंग, केस ऑफ पुशिंग, पुशिंग दिस वन, वो पुलिंग का था, ये वाला जो है सो पुलिंग के लिए है, पुशिंग के लिए हम लोग देखते हैं। उसके लिए भी डायग्राम भी दूसरा बनेगा। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा कि ये सरफेस है हमारा, और इस पर एक ऑब्जेक्ट को ले लो इस तरीके से, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को यदि धक्का देना है तो ऐसे थोड़ी दोगे, ऐसे दोगे तो पूरा अच्छे से फोर्स नहीं लगेगा। तो फोर्स लगाने के लिए आपको ऐसे दोगे तो हॉरिजॉन्टली हो जाएगा, ठीक है। हमको कुछ एंगल पे देखना है, क्योंकि वहाँ पे ऊपर वाला एंगल पे देखे तो यहाँ पे भी एंगल पे देखना है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ इस पर धक्का देंगे, ये देखो, ये कुछ इस तरीके से फोर्स इस पर लगेगा। तो यहाँ से हमको कंपोनेंट नहीं दिखेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखो, यदि इस डायरेक्शन में तो सीधा चल जाना, ऐसे वेक्टर में इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ऐसे जा रहा है तो ऐसे देखो, एक कॉर्नर पे आएंगे हम लोग, तो यहाँ से हमको कुछ इस तरीके से देखो, जो डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में यहाँ पे दिखा दो, ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है एक्चुअली। तो आप डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हो, कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में आप चाहो तो सेंटर से दिखाओ तो बेटर होगा, ये यहाँ से ऐसे दिखा दो, ये चीज़ ऐसे गया, ठीक है। तो हमारा जो फोर्स लग रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन तो वही एज इट इज़ होगा, नॉर्मल इस तरीके से, दिस वन विल बी नॉर्मल, और नीचे क्या लगेगा हमारा वेट, जो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, ठीक है। अब हमको दो कंपोनेंट कैलकुलेट करना है यहाँ पे, इसका दो कंपोनेंट कैलकुलेट करना है। तो इसका दो कंपोनेंट जब तुम कैलकुलेट करोगे तो एक कंपोनेंट हमारा इधर होगा हॉरिजॉन्टल में, ये चीज़, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल इसके सरफेस में इस तरीके से, तो यहाँ पे एंगल हमारा कितना बन जाएगा, दिस वन एंगल विल बी थीटा। मतलब थीटा एंगल पे ये भी देखो मूव कर रहा है, मतलब फोर्स लगा रहा है ये। तो इस तरफ का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल ये वाला है, जिस पर थीटा होता है वही हॉरिजॉन्टल होता है, तो ये हो जाएगा हमारा एफ कॉस थीटा। और इस साइड जो होगा इसी डायरेक्शन में, ये यदि हॉरिजॉन्टल रहती है वर्टिकल होगा, तो ये हो जाएगा हमारा एफ साइन थीटा, दिस वन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो डायग्राम, ये चीज़ हो गया। अब इसको धक्का देंगे इधर तो ये कुछ धक्का उधर जाएगा ही, तो इसका काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लगेगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन इसमें। तो डायग्राम एज इट इज़ है हमारा, इसके पहले वाला भी डायग्राम जो है कुछ इसी तरीके से है। तो इसमें हम खींच रहे हैं तो उधर लगाए, अब इसमें क्या करना, धक्का देना तो ऐसे लगाना पड़ेगा, तभी तो इसमें धक्का मिलेगा उसको, ठीक है। यदि हॉरिजॉन्टली करते हैं तो हॉरिजॉन्टली में एंगल नहीं मिलेगा, और एंगल नहीं मिलेगा तो फिर हम कंपेयर यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें भी एंगल नहीं है, तो इसमें भी हमको एंगल लेना पड़ेगा, तभी तो कंपेयर कर सकते हैं। तो एंगल थीटा एंगल पे ये भी मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम लोग को यहाँ पे देखना क्या है, अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन को क्या करो, एन डैश मान लो, क्योंकि वहाँ पे एन मान चुके हैं, पहला केस में एन माने थे, अब यहाँ एन डैश मान लो, और यहाँ पे फ्रिक्शनल जो काइनेटिक फ्रिक्शन इसको एफ डैश मान लेते हैं, तभी तो हमको समझ में आया कि क्या डिफरेंट है। तो ये चीज़ है। अब फिर क्या करो, अप इज इक्वल टू डाउन कर दो, वही जो हम तरीका सिखाएं आपको, अप इज इक्वल टू डाउन, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, जो भी सिखाएं। तो यहाँ पे अप इज इक्वल टू डाउन देखते हैं। तो अप इज इक्वल टू डाउन में क्या हमारा रिजल्ट आएगा, अप जो है सो एन डैश है, तो यहाँ पे लिख देंगे एन डैश इज इक्वल्स टू, डाउन में क्या देखो, दोनों सेम डायरेक्शन में, वेट भी और एफ साइन थीटा भी दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एम जी प्लस एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, दिस वन कैपिटल एफ, ओके, एफ साइन थीटा, ये चीज़ मिल गई हमको एन डैश। तो अब यहाँ से फ्रिक्शन निकाल लो, तो यहाँ से फ्रिक्शन जब निकालोगे तो नाउ वी कैन राइट हियर एफ के डैश, दिस वन। तो ये हमारा होता है क्या चीज़, म्यू के नॉर्मल रिएक्शन, एन डैश यहाँ होगा, तो ये हमारा रिजल्ट आएगा म्यू के, और एन डैश का वैल्यू देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एम जी प्लस एफ साइन थीटा, दिस वन, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को तुम ध्यान से देखो,
दोनों में वैल्यूज़ एज इट इज़ है, वैल्यूज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। एफ के डैश दिस वन, ये इक्वेशन को देखो तुम और इस इक्वेशन को देखो, दोनों इक्वेशन को देखो, दोनों इक्वेशन को तुम जब कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि पॉजिटिव है, प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है यहाँ पे, और ये माइनस हो रहा है, इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वैल्यू इसमें कम पड़ेगा, इसमें वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन यदि ऐड हो रहा है तो इसका वैल्यू ज़्यादा होगा ना, न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा आएगा, मतलब एफ डैश के हमको ज़्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन ऑफ दिस वन फ्रिक्शन, बिकॉज यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, मतलब ये बढ़ जाएगा, ये कम होगा। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो कंपेयर के केस में बाई इक्वेशन 1 and 2 we can write here directly, we can write here f dash k is greater than f k। ये चीज़ मतलब क्या है, यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग कि पुश जो है, पुशिंग में आपका जो होगा वो ग्रेटर फ्रिक्शन होगा इन कंपैरिजन ऑफ, पुशिंग इज ग्रेटर लिख देते हैं यहाँ पे, पुश इज मोर, या तो पुशिंग इज मोर देन पुलिंग फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन डायरेक्ट लगा दो इस तरीके से, पुशिंग इज मोर देन पुलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो पुशिंग में आपका जो फ्रिक्शन लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, इसका मतलब ये है कि आपको पुश करना ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ता है इन कंपैरिजन ऑफ पुल। कोई भी चीज़ को खींचना आसान है लेकिन धक्का देना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज धक्का देने में आपका जो है सो फ्रिक्शन ज़्यादा एक्ट होता है। तो मैथमेटिकली भी हम लोग समझ लिए कि क्यों दिक्कत होता है, तो आपको समझ में आया कि फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा लगता है तुमको धक्का देने में। ठीक है, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट को हम धक्का देते हैं तो सरफेस पे वो ज़्यादा हम फोर्स लगाते हैं सरफेस की तरफ, और जब किसी को पुल करते हैं तो उठ जाता है ऑब्जेक्ट ना, ऊपर की तरफ उठता है, मतलब सरफेस से उठाने की कोशिश करते हैं, और जब पुल उसको धक्का देते हैं तो सरफेस से उठाने की कोशिश नहीं करते हैं, सरफेस की तरफ धक्का देते हैं, जिसके कारण वहाँ पर फ्रिक्शन हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये चीज़ है अपना कंसेप्ट। तो पुलिंग एंड पुशिंग ईजियर देन पुशिंग। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि पुशिंग कितना डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन ऑफ पुलिंग। नेक्स्ट वन एक और छोटा सा पॉइंट समझा देते हैं आज। वो पॉइंट है इसी फ्रिक्शन से रिलेटेड है, वो है एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी। नेक्स्ट वन पॉइंट यहाँ पे है, नेक्स्ट वन पॉइंट एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन या रफ इंक्लाइंड बोल सकते हो, इंक्लाइंड सरफेस बोल सकते हो, रफ इंक्लाइंड सरफेस। तो ये चीज़ है, डाउन की तरफ आ रहा है वो, ये भी ध्यान देना है। तो उसके लिए हमको सरफेस कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ये ऐसा सरफेस बनना चाहिए, तभी तो डाउन की तरफ आएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये देखो ऑब्जेक्ट रहा। ठीक है, तो ये जो है सो डाउन की तरफ मूव कर रहा है, मतलब ये जो है सो एक्सेलरेट कर रहा है हमारा किधर, नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। तो इसका हमको यहाँ से देखना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, वही चीज़ को कैलकुलेट करना है इसमें। तो इसको यदि कैलकुलेट करना है तो बहुत ईजी है कैलकुलेट करना। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग इस तरीके से कि यदि नीचे की तरफ जाएगा तो 100% इसमें कोई फोर्स हमको फिलहाल लगाना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि देखो जैसे जिस डायरेक्शन में सरफेस है उसके अकॉर्डिंग हमको नॉर्मल लेना होता है। तो ये नॉर्मल है हमेशा ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर, तो ये नॉर्मल, और उसके जस्ट अपोजिट डॉटेड लाइन से इस तरीके से दिखा दो ऐसे। लेकिन mg जो है सो हमेशा लगेगा डाउनवर्ड ही, चाहे तुम ऑब्जेक्ट को कितनों बेंड कर दो लेकिन mg हमेशा तुमको डाउनवर्ड ही मिलने वाला है। ग्रेविटी का डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए वेट का डायरेक्शन उसका कभी चेंज नहीं होगा। तो ये एंगल बना लेता है यहाँ पे कितना, थीटा एंगल, मतलब ये जो सरफेस के साथ एंगल बना रहा है ना यहाँ पे थीटा, वही थीटा यहाँ पे एंगल बन रहा है। देखो तुम इसको नीचे करोगे तो ये भी कम होगा, ये धीरे धीरे इधर की तरफ आएगा, तो ये धीरे धीरे करके mg की तरफ आ जाएगा। तुम इसको जितना अप करोगे उतना ही ज़्यादा इसका एंगल फैलेगा यहाँ पे, तो दिस वन एंगल एंड दिस वन एंगल बोथ विल बी इक्वल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होता है। तो यदि ये amg है तो यहाँ पे ये हमारा कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट किधर जाएगा, दिस वन विल बी वर्टिकल कंपोनेंट। मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है हमको वो क्या मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिस वन mg, इसी का कंपोनेंट 2 बन रहा है, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा mg cos थीटा, because this is the horizontal component and this one is the vertical component, so we can write here mg sin theta, this one। ठीक है, तो ये चीज़ मिला। नेक्स्ट वन इसके अपोजिट, ये मूव करेगा तो 100% इसके अपोजिट क्या काम करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो डायग्राम मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है।
डायग्राम में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हम कर सकते। तो अब क्या करना है, वही कंसेप्ट अपना, अप इज इक्वल्स टू डाउन करो, अप इज इक्वल्स टू डाउन। तो अप जो है सो कितना n है और डाउन में कितना है mg cos थीटा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे n इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, दिस वन। ठीक है, अब हमको लेफ्ट इज इक्वल्स टू राइट करेंगे, लेफ्ट इज इक्वल्स टू राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली लेफ्ट इज इक्वल्स टू राइट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बैलेंस नहीं है। हम लोग अप इज इक्वल्स टू डाउन में हम लोग बैलेंस कंडीशन मान सकते हैं क्योंकि mg लगा रहा है नीचे, वो बैलेंस फॉर्म में ही लगता है, n इज इक्वल्स टू mg हमेशा मिलता है, इसलिए हम लोग उसको बैलेंस कंडीशन बोल सकते हैं। बट लेफ्ट इज इक्वल्स टू राइट हमेशा बैलेंस नहीं होता, बैलेंस तब होगा जब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है इसलिए हम उसको बैलेंस कंडीशन नहीं बोल सकते। तो ऐसे कंडीशन में आपको निकालना पड़ेगा नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कुछ यहाँ पे मिलेगा, नेट फोर्स 0 मिलता तो बैलेंस कंडीशन बोलते, तो हम डायरेक्ट लेफ्ट इज इक्वल्स टू राइट कर देते। बट यहाँ पे लेफ्ट इज इक्वल्स टू राइट नहीं, यहाँ पे नेट फोर्स निकालना पड़ेगा आपको। तो नेट फोर्स निकालते हैं, फॉर लेफ्ट इज इक्वल्स टू राइट है ना, नेट फोर्स, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स निकालोगे तो एफ नेट कितना मिलेगा वो देखो, एफ नेट इज इक्वल, दो ही तो फोर्स है, एक काइनेटिक फ्रिक्शन है, एक mg sin थीटा है, तो दोनों को ऐड कर दो। तो जिसको पॉजिटिव लेना ले लो, एक्सेलरेट इधर करा है तो उसके जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है उसी डायरेक्शन में पहले पॉजिटिव लेते हैं। तो mg sin थीटा विल बी पॉजिटिव, mg sin थीटा पॉजिटिव और ये दिस वन विल बी नेगेटिव। तो ये चीज़ हो गया, ये हमको एफ नेट मिला। और यहाँ पे एक्सेलरेशन ए के साथ हो रहा है, यदि इसका मास m है तो 100% यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो दिस वन विल बी mg sin थीटा। और एफ के जगह क्या लिख सकते हो आप, तुम चाहो तो एफ की जगह लिख सकते हो म्यू के एन, ये तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि आप इस वैल्यू को समझ चुके हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एम ए इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के, एन का वैल्यू देखो ऊपर में यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ पे एन का वैल्यू डायरेक्ट लिख दो एम जी कॉस थीटा, इसको एम जी कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज़ है। अब क्या करो, दोनों साइड से एम जी, इस साइड से एम जी कॉमन ले लो। तो एम ए इज इक्वल्स टू, देखो इसमें भी एम जी इसमें भी एम जी, तो एम जी कॉमन ले लेते हैं। तो एम जी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, ये चीज़ आया। तो यहाँ पे देखो कुछ कटेगा दोनों साइड से, यहाँ से एम एम कैंसिल हो जा रहा है, तो ए तो मिल गया आपको भाई। एक्सेलरेशन तो कैलकुलेट करना था, ए इज इक्वल्स टू क्या मिला, जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, दिस वन। ये आपका जनरल फॉर्मूला मिल गया किसका, एक्सेलरेशन का। हमको एक्सेलरेशन कैलकुलेट भी करना था और एक्सेलरेशन मिल गया। ठीक है, तो ये कब था, जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब वही चीज़ यदि जस्ट अपोजिट होता तब, जस्ट अपोजिट मतलब यहाँ पे क्या लिखते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट गोज अपवर्ड, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट गोज अपवर्ड, अपवर्ड है ना, इन inclined plane, then there will be रिटार्डेशन होगा। वहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन थोड़ी होगा, वहाँ रिटार्डेशन होगा, एक्सेलरेशन ही होगा बट नेगेटिव डायरेक्शन अपोजिट, मतलब रिटार्डेशन इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि देखो जब किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम ऊपर धक्का दोगे, ऊपर की तरफ मूव करोगे, ऐसे मान लो हम धक्का दिए तो स्टार्टिंग में फोर्स ज़्यादा, मतलब स्टार्टिंग में मूव ज़्यादा करेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, उसका स्लो डाउन होगा ना। तो ऊपर की तरफ यदि मूव करना है, एक्सेलरेट होगा तो इसका एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम होगा। तो एक्सेलरेशन कम होना ही तो तुम्हारा रिटार्डेशन है, ब्रेक अप्लाई करना ही रिटार्डेशन है। तो ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब ये अभी आ रहा था नीचे की तरफ, उसका एक्सेलरेशन हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। जब ये नीचे की तरफ आ रहा था तो उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो रहा है। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो बस कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा इसमें फंडा लगा दो। तो हम लोग इससे रिलेटेड बहुत कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ऐसे कंडीशन में तुम्हारा यहाँ पे सिर्फ प्लस हो जाएगा, क्योंकि जो पुली वाला कंसेप्ट तुम देख लेना, पुली वाला जो समझाए थे, लिफ्ट वाला जो कंसेप्ट बताए थे, वही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। यदि हम रिटार्डेशन के लिए देख रहे थे तो केवल साइन चेंज हो रहा था, तो यहाँ भी क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। यदि अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं हम तो साइन चेंज हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा। तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू जी, और इधर क्या होगा, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। तो यहाँ माइनस है ना उस जगह पे, तो यहाँ पे क्या कर देना है, इसको प्लस कर देना है। हो गया तुम्हारा जनरल फॉर्मूला एक्सेलरेशन के लिए। तो रिटार्डेशन है तो प्लस कर दो, और यदि एक्सेलरेट हो रहा है ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड साइड में, मतलब फ्रीली मूव कर रहा है, मतलब उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में प्लस माइनस, बस मतलब आपका जनरल फॉर्मूला ये आ गया। इसके अपोजिट होगा तो प्लस हो जाएगा, और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको।
ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग डेरिवेशन को कंप्लीट कर लिए। इसी की जगह पे यदि न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ होता, कुछ एंगल आपको दिया रहता है ना, एंगल दिया रहता, इसका ए वैल्यू दिया रहता, तो आप इजिली एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते। क्योंकि देखो थीटा का वैल्यू रहेगा, साइन थीटा का वैल्यू, म्यू के का तो दिया रहेगा, तो इजिली जी का वैल्यू तो आप जान ही रहे हो, सिर्फ थीटा चाहिए और म्यू के चाहिए, तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो इसको। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट of the today lecture. So thank you for watching.